तो भैया ऐसा है कि हम यहाँ तक तो कर चुके हैं जहाँ तक मुझे याद है, सेक्शन नंबर 38 सब सेक्शन 2 तक, यहाँ तक हम कर चुके हैं। और आगे से जो है पढ़ना स्टार्ट करना है। सेक्शन नंबर 43B से स्टार्ट करना है, एक्सपेंसेस अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस। सर इसकी क्या कहानी है, ज़रा समझाएंगे हमें? हाँ जी सर, ज़रूर समझाएंगे, समझाने के लिए बैठे हैं, यही हमारा काम है। तो भैया ऐसा होता है कि बहुत सारे आपके जो खर्चे होते हैं वो वैसे तो आप कैश बेसिस या एक्रूअल बेसिस में से कुछ भी फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, मतलब पूरे बिजनेस के लिए या तो आप कैश बेसिस फॉलो करेंगे या एक्रूअल बेसिस फॉलो करेंगे। जहाँ पर कैश बेसिस फॉलो किया है वहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर जहाँ पर आपने एक्रूअल बेसिस फॉलो करा है वहाँ पर कुछ आपके ऐसे एक्सपेंसेस हैं, कुछ आपके ऐसे खर्चे हैं जो आपके कैश बेसिस पर यानी पेड बेसिस पर अलाउ होंगे। अगर उनकी पेमेंट करी जाएगी तो अलाउ होंगे, अगर नहीं करी जाएगी तो नहीं अलाउ होंगे। अच्छा सर, कुछ कुछ समझ में आ रहा है। सर ये पेमेंट हम कब तक कर सकते हैं? जैसे कि अगर मैं प्रीवियस ईयर की इनकम निकाल रहा हूँ 2021 की, या फिर नेक्स्ट ईयर की आप निकालेंगे 21-22 की, जो भी आपका केस है। तो अगर मैं इस साल की इनकम निकाल रहा हूँ और यहाँ पर मेरा कोई खर्चा हो रहा है, हो सकता है मैं एक्रूअल पर अकाउंटिंग कर रहा हूँ, तो उसकी पेमेंट अगर मैंने 31 मार्च तक करी तो ही मुझे वो खर्चा इस प्रीवियस ईयर में अलाउ होगा, या 31 मार्च के बाद भी कर दी तो भी अलाउ जाएगा। समझिए इसको, समझिए इस चीज़ को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो आपकी पेमेंट है ये आप 31 अक्टूबर तक कर सकते हैं, जो कि ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर है। पहले ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर होती थी 30 सितंबर जिनको ऑडिट करवाना है, और 31 जुलाई जिनको ऑडिट नहीं करवाना है। अब उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने कहा ऑडिट तो आप 30 सितंबर तक ही कराएंगे, पर उसके बाद आपका एक महीना एक्सटेंड कर दिया 30 अक्टूबर तक, कि आप अब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न 31 अक्टूबर तक कर सकते हैं ईयर ख़त्म होने के बाद, यानी कि असेसमेंट ईयर में। तो इस साल जो है इसका आप 31 अक्टूबर 2021 में यहाँ तक आप इसके रिटर्न भर सकते हैं। तो जो भी आपका 2021 का खर्चा है जो अभी हम पढ़ेंगे, जो पेमेंट बेसिस पर अलाउ होता है, वहाँ पर ये लिखा है कि अगर आप पेमेंट यहाँ तक भी कर देते हैं, 31 अक्टूबर 21 तक भी कर देते हैं, तो भी हम आपको वो एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट करना अलाउ कर देंगे। सर अगर मान लेते हैं हमने वो एक्सपेंस करा जो हम पढ़ने वाले हैं, लेट्स से 10,000 रुपये का खर्चा करा मान लेते हैं, और वो आपका पेमेंट बेसिस पर अलाउ होना चाहिए था। पेमेंट आपने जो है वो करी 30 नवंबर को 2021। यहाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ गई है, यहाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि आपने पेमेंट जो है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर तक नहीं करी बल्कि उसके बाद करी है। दैट मीन्स कि वो एक्सपेंस आपको यहाँ पर अलाउ नहीं होएगा। पर इसका ये कतई मतलब नहीं कि वो एक्सपेंस आपको कभी ज़िंदगी में अलाउ नहीं होएगा। देखिए आपने 10,000 यहाँ पर पे नहीं करे, उसके बाद पे करें, तो आपको ये एक्सपेंस नेक्स्ट ईयर में अलाउ हो जाएगा, यानी व्हेन पेड देन इट विल बी अलाउड। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, अगर ड्यू डेट के बाद हम भरते हैं, एक्सपेंस को जमा कराते हैं, तो ये डेबिट हो जाएगा पीएनएल में इन द नेक्स्ट ईयर। ओके, बात करते हैं कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जो कि कैश बेसिस पर अलाउ होते हैं। यहाँ पर कैश बेसिस का मतलब ये कतई नहीं है कि आप बोले भैया कैश में पेमेंट होनी चाहिए, नहीं। इनकम टैक्स एक्ट तो बोलता है कैश में पेमेंट मत करो, इलेक्ट्रॉनिक मोड से करो, अकाउंट पे, चेक अकाउंट पे, डिमांड ड्राफ्ट से करो, भीम यूपीआई से करो, पेटीएम से करो। पर ये कैश बेसिस का मतलब है कि आपको कैश में पेमेंट कर देनी है। पर कैश बेसिस का मतलब है पेमेंट बेसिस, जब पे करोगे तब अलाउ होगा। जैसे कि आपको जो टैक्सेस देने हैं, आपको जीएसटी का अमाउंट देना है, आपको सेस देना है, हो सकता है कहीं पे सेस लगे, जीएसटी पर भी सेस का अमाउंट कुछ होता है, हमेशा नहीं लगता। फी अंडर एनी लॉ, फाइलिंग फीस देनी है, कंपनी लॉ में फाइल करना है कुछ डॉक्यूमेंट, उसकी फीस हो गई, वो सब चीज़ें जो है अलाउ होगा। हाउएवर इनकम इज नॉट अलाउड टू बी डेबिटेड इन पीएनएल। इनकम टैक्स, ठीक करेंगे इसको, हाउएवर इनकम टैक्स इज नॉट अलाउड टू बी डेबिटेड इन पीएनएल, क्योंकि इनकम टैक्स तो हमें निकालना है, इनकम टैक्स हमने निकाला नहीं है, हमें निकालना है। सो दैट्स वाई जो है इनकम टैक्स जो है वो अलाउ नहीं होएगा पीएनएल में डेबिट करना। बाकी सारे अदर टैक्सेस अलाउ होंगे। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है क्या आपको? हाँ जी, कुछ कुछ समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? अगर आ रहा है तो बोलो हाँ, और मुझे व्हाट्सएप करके बताइए सर आप।
मैंने इतनी मेहनत से आपके लिए क्लासेस बनाई है, और अगर आप इसको ठीक से अटेंड भी ना करें, इसका फ़ायदा भी ना उठाएं, तो मुझे कितना बुरा लगेगा। अपने दोस्तों को भी बताएं, जो आप क्लासेस ले रहे हैं, मेरी क्लासेस जो भी देख रहे हैं फुल फ्लेज्ड, आप अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें कि अगर उन्हें लगता है कि अफोर्डेबल में वो कर सकते हैं, इनकम टैक्स, जीएसटी, पूरा स्टडी मटेरियल प्लस नोट्स एंड एवरीथिंग, ऑल द प्रोविजंस इन वेरी सिंपल मैनर, देन आई थिंक यू शुड रिकमेंड द क्लासेस एज वेल। जितने लोगों तक पहुंचेगा उतना मेरा भी बेनिफिट है और उन बच्चों का भी बेनिफिट है जो 10,000 में नहीं पढ़ना चाहते बल्कि एक अफोर्डेबल सॉल्यूशन चाहते हैं। और डाउट तो आपके मैं लेता ही हूँ, तो उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है डाउट सपोर्ट। आपने कहा सर ये क्या समझा दिया, समझ में नहीं आ रहा, दोबारा बताइए। मैं बैठा हूँ ना आपके लिए, मैं और क्या कर सकता हूँ यार। एक टीचर बैठे, मान लो मैंने आपको जो भी एक्सप्लेनेशन दी आपने सुनी नहीं है, मान लो मैंने पढ़ाया ही नहीं, मान लो ये, बट फिर भी मैं आपके लिए बैठा हूँ कि आप कभी खुद से भी पढ़ रहे हैं और आपको डाउट आया, मेरे पे व्हाट्सएप करेंगे ना, तो मैं उसका जवाब दूंगा। उसके लिए मैं बैठा हूँ, जो आपने फीस दी है उसमें वो इंक्लूडेड है। जिन्होंने सिर्फ इनकम टैक्सेशन या टैक्सेशन का बैच लिया, उन्होंने पूरा ग्रुप 1 लिया है डाउट सपोर्ट वाला, उनके लिए बेनिफिट अवेलेबल है। और बाकी लोग भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन में या फिर हमारा लर्न्स अप की वेबसाइट पे पूछ सकते हैं। स्टडी ग्रुप का फीचर दिया है, चैट कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, सब कुछ दिया है। अब वो करना आपके हाथ में है। मैं हाथ पकड़ के सबको नहीं पढ़ा सकता ना, मैं गाइड कर सकता हूँ, मैं आपको चीज़ें बता सकता हूँ स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम आ रही है। अल्टीमेटली पढ़ना तो आपको है। अगर मान लो कि मैंने 150 घंटे की जगह 50 घंटे में आपको पढ़ा दिया, तो 50 घंटे तो आपको पढ़ने पड़ेंगे, या आप कहेंगे वो 50 घंटे भी नहीं पढ़ पाऊंगा या पढ़ पाऊंगी, उतना भी टाइम नहीं निकाल पाएंगे डेली का, 1 घंटा 2 घंटा भी रेगुलर नहीं हो पाएंगे, तो कैसे काम चलेगा जी। मैं ये नहीं कर सकता हूँ कि मैं आपको 2 दिन में इनकम टैक्स करा दूँ जी, इतना नहीं फास्ट हो सकता है। अगर मैंने इसको मिनिमम टाइम में करवाया है तो इसका कुछ लॉजिक है कि आप आधा आधा घंटे में जो देख रहे हैं उसी को रिवाइज करें, कॉन्सेंट्रेट करें नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले। और आपका अटेंशन स्पेन जो है आधे घंटे से ज़्यादा का नहीं होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं करवा देता हूँ फटाफट से, आधे घंटे में बहुत कुछ कराता हूँ। तो आपको वो देखनी है, समझनी है, पॉज करना है, कंप्लीट करने के बाद फिर सेल्फ स्टडी करनी है उस टॉपिक की, कि हाँ भाई क्या है। अगर खुद से पढ़ के देखें तो समझ में आता है क्या, क्योंकि नोट्स आपके हाथ में है, इसकी रीडिंग लगा ली, समझ में आ गया, फिर आगे बढ़े। ऐसे जब चैप्टर हो जाए तो फिर हम उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, और क्वेश्चन आंसर भी मेरे करवाने के बाद आपने खुद से भी ट्राई कर लिए प्रोविजंस को रेफर कर करके, तो आपके दिमाग में वो रजिस्टर हो जाएंगी चीज़ें। एंड देन यू विल बी लाइक नाउ एक्सपेरिमेंट विथ ऑल द टॉपिक्स, ऑल द प्रोविजंस, जो जो करना चाहो, आरटीपी, पास्ट ईयर, किसी और बुक में कुछ मिला ट्राई मारो, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है कितना कराया जा सकता है। मेरा सिंपल सा टारगेट है कि बच्चे की एग्जामिशन आ जाए, उतना करवा दिया जाए, स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन हो जाए और सारे टॉपिक डिस्कस हो जाए। अब उसके क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनेंगे, क्या डिफिकल्ट बनेंगे क्वेश्चंस, या कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आ जाएगा, या फिर कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ आ गई, एक छोटे से प्रोविजन पर पूरा 8 नंबर का क्वेश्चन आ गया, वो तो ऐसे कुछ भी कर सकता है। देयरफॉर वो तो आपको एक्सपेरिमेंट करते रहना पड़ेगा अपनी नॉलेज के साथ, कि हाँ मेरे को ये आता है मैं अब कैसे करूँ, ये आता है मैं कैसे करूँ, कुछ और आ गया तो क्या होगा। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। आगे दे रखा है यहाँ पर सम पेबल टू एन एम्प्लॉई। अगर एम्प्लॉयज़ को देना चाहते हैं तो आपने कहा हम देंगे, हमने बुक कर दिया एक्रूअल बेसिस पर। नहीं सर, आप जब एक्चुअली में पे कर देंगे ना, बोनस और कमीशन, नॉट द सैलरी पोर्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सैलरी के कई कंपोनेंट होते हैं। एक एम्प्लॉयर, छोटे में ऐसे लिखता हूं, अपने एम्प्लॉय को सैलरी देता है, समझ रहे हैं, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी देता है। ठीक है, गलत है? ठीक है सर, ठीक है, बढ़िया ही है। तो यहाँ पर सैलरी जो है वैसे तो एक्रूअल बेसिस पर अलाउ होती है, एम्प्लॉयर को भी और एम्प्लॉय की भी इनकम एक्रूअल बेसिस पर ही मानी जाती है। पर अगर इसमें कुछ बोनस या कमीशन का हिस्सा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोनस या कमीशन का हिस्सा है जो एम्प्लॉय को सैलरी का ही एज अ पार्ट दिया जा रहा है, तो ये पेड बेसिस पर अलाउ होगी। जैसे दिवाली का बोनस दिया, तो जब दिया तब अलाउ होएगा डेबिट करना। ये नहीं क्या बोलेंगे हमने डिक्लेयर कर दिया है, एम्प्लॉय को बोनस मिलेगा सैलरी के साथ और उसे आप पील में डाल दीजिए, नहीं सर, वो नहीं कर सकते आप। सैलरी तो आपकी एक्रूअल बेसिस पर ही अलाउ होगी। अच्छा सर, और बताइए क्या क्या चीज़ें जो है पेमेंट बेसिस पर अलाउ होती हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम एनी शेड्यूल्ड बैंक, बैंक से लिया है लोन, शेड्यूल्ड बैंक का मतलब जिन पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हाथ है और आरबीआई के अंडर रजिस्टर्ड है, या कोऑपरेटिव बैंक है, या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, या स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, या स्टेट इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है। ये क्या क्या चीज़ें होती है।
इसमें सबसे पहले है इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम अ शेड्यूल्ड बैंक, जिसपे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हाथ है, जो आरबीआई के अंडर रजिस्टर्ड है। शेड्यूल्ड बैंक की तरह ही कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, जो आपस में जो है एक अपना कॉरपोरेशन बनाते हैं, छोटे बैंक होते हैं, लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। सिमिलरली जो है कुछ और इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एंड स्टेट इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस। इनमें एक चीज़ कॉमन है और वो है फाइनेंशियल फाइनेंशियल फाइनेंशियल। बैंक भी फाइनेंशियल, कोऑपरेटिव बैंक भी एक तरह से फाइनेंशियल, यानी कि इन लोगों का काम होता है लोन देना। इसमें कई कैटेगरीज हो सकती है। स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन में वो स्टेट की कोई फाइनेंशियल कॉरपोरेशन हो सकती है जो स्टेट ने स्टैब्लिश करी हो। स्टेट इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन में एक अलग नेचर की फाइनेंशियल कॉरपोरेशन हो सकती है, राइट। सिर्फ वर्ड का फर्क है, बात एक ही है, फाइनेंस को देना, पैसे को देना और उससे इंटरेस्ट कमाना। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, अलग अलग लोगों ने, गवर्नमेंट ने सेटअप करी हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने अलग अलग सेटअप करी हुई ऑर्गेनाइजेशन। सिमिलरली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस भी होती है, एनबीएफसी बोलते हैं। तो ये जो लोग होते हैं इनका काम होता है लोन देना और इंटरेस्ट कमाना। तो इनका इंटरेस्ट का पैसा जब आप दे देंगे तभी आप उसे पीएनएल में डेबिट कर सकते हैं। कब तक दे सकते हैं भैया? करंट ईयर का आप अपनी आईटीआर डेट तक दे सकते हैं, और तब भी नहीं दे पाए तो बाद में भी दे सकते हैं, तो बाद में भी अलाउ करा जा सकता है। लीव एनकैशमेंट जो है एम्प्लॉयज़ को पेमेंट करनी है। सर कोई मुझे बता दे लीव एनकैशमेंट क्या होती है? आपको हर साल जो है ऑफिस में जनरली 30 डेज़ की छुट्टी मिलती है। अगर आप उसे नहीं लेते तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, या जो है उसके पैसे आपको मिलते हैं, जिसे हम बोलते हैं लीव एनकैशमेंट। जब दे देंगे पैसा तो पीएनएल में डेबिट कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर टू पीएफ और सुपर एनुएशन फंड और ग्रेट्युटी फंड और ईएसआई और एनी फंड फॉर वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज। मतलब कि जो एम्प्लॉयर है वो प्रोविडेंट फंड में पैसा डालता है, कुछ एम्प्लॉय का कटता है, कुछ एम्प्लॉयर डालता है। ये सैलरी के चैप्टर में डिटेल में भी जानने वाले हैं। तो यहाँ पर जब एम्प्लॉयर ने पैसा डाल दिया, या सुपर एनुएशन फंड में डाल दिया, या ग्रेट्युटी फंड में डाल दिया, या ईएसआई का कंट्रीब्यूशन होता है, या किसी और फंड में जो एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए बनाया गया है उसमें पैसा डाल दिया, तो डालने पर ही जो है उसे डेबिट कर सकते हैं। और आप जो है 31 अक्टूबर तक, यानी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर तक वो पैसा डाल सकते हैं। तो आपको जिस साल का वो खर्चा है उस साल में डेबिट करना अलाउ होगा। एनी सम पेएबल बाय असेसी टू इंडियन रेलवेज फॉर यूज ऑफ रेलवे एसेट्स। रेलवे का एसेट यूज करा कंपनी ने, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप अपने ट्रकों में नहीं भिजवा सकते, इंडियन रेलवेज का प्रयोग भी करना पड़ता है। फ्लाइटों में जाता नहीं है, जहाज की जरूरत नहीं है, तो बचा इंडियन रेलवे जिसमें कमर्शियल चीजें भी जाती है। उसका नेटवर्क को आपने यूज करा, इंडियन रेलवे के एसेट्स को आपने यूज करा, और उसके लिए आप सम दे रहे हैं इंडियन रेलवेज को। आपने कहा मेरा खर्चा हो गया 2 लाख रुपए का, इंडियन रेलवेज को पेमेंट करनी है, पे करोगे तभी डेबिट कर सकते हो, खर्चा नहीं तो नहीं कर सकते। बहुत सारी पेमेंट अटकी हुई थी, गवर्नमेंट ने प्रोविजन को ऐड कर दिया। सर इसके एग्जाम्पल भी देखते हैं, वैसे तो मैंने आपको थोड़ा हिंट दे दिया है, एग्जाम्पल से और क्लैरिटी आपको मिलेगी। एक्स लिमिटेड यानी कि एक लिमिटेड कंपनी है जिसने बोनस दिया है 2021 ईयर का अपने एम्प्लॉयज़ को इन दिसंबर 21। तो 2021 जो है उसके लिए आपको एक तरह से ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर तक जमा करवा देना था। आपने नहीं कराया, उसके बाद जमा कराया, 21 में कराया। जो पीजीवीपी इनकम है आफ्टर डेबिटिंग दीज एक्सपेंसेस वो है 1.5 करोड़ फॉर द प्रीवियस ईयर 2021। तो 1.5 करोड़ यहाँ पर आ गई है। 1.5 करोड़ डेबिट करने के बाद आया है। ये जो खर्चा है ना 50 लाख का 2021 ईयर का, ये डेबिट करने के बाद, कम करने के बाद 1.5 करोड़ आया है। पर ये 50 लाख रुपए आपको अलाउ नहीं होंगे, इसलिए आप ऐड बैक कर रहे हैं, क्योंकि ये कम हो चुका है, इसलिए आप ऐड बैक करके इसको 2 करोड़ पर ला रहे हैं। क्यों माइनस करना अलाउ नहीं है? क्योंकि आपने उसको ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर तक, जो कि 31 अक्टूबर है, तब तक पे नहीं करा, नेक्स्ट ईयर पे करा। सो 50 लाख जो आपने यहाँ पे करे हैं ड्यू डेट के बाद, उसे आप पीएनएल में डेबिट नहीं कर सकते। हालांकि इसको आप अगले साल का जो पीएनएल बनाएंगे उसमें डेबिट कर सकते हैं। तो अगर अगले साल डेबिट नहीं किया होगा तो उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, भैया ये खर्चा और मुझे माइनस करना है जिसका बेनिफिट मुझे पहले नहीं मिला। अगला एग्जाम्पल देखेंगे। अगला एग्जाम्पल भी आ रहा है बहुत इंटरेस्टिंग। इंटरेस्ट लेते हैं ऑन लोन, एचडीएफसी लिमिटेड से लेते हैं 50,000 का, नॉट पे टिल 31 मार्च 2021। आपने इसको पे नहीं करा। टोटल लोन अमाउंट जो आउटस्टैंडिंग थी वो है 5 लाख रुपीज़ 31 मार्च 21 को।
25,000 का लोन इंटरेस्ट को पे कर दिया, बाकी 25,000 के इंटरेस्ट को आपने कन्वर्ट कर दिया इनटू अ फ्रेश लोन। सर ये भी हो सकता है क्या? क्या हो सकता है क्या ये कि मान लो कि 25,000 का आपका लोन है, आपने पे करा, 25,000 का आपने जो है इंटरेस्ट जो है, सॉरी लोन नहीं, लोन का इंटरेस्ट है, उसे एक नए लोन में कन्वर्ट कर दिया। ऐसा हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। क्योंकि कई बार कंपनीज में ऐसा होता है कि लोन का इंटरेस्ट लगे जा रहा है, लगे जा रहा है, लगे जा रहा है और पेमेंट नहीं हो रही है, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, पेमेंट नहीं हो रही है। वो जमा होकर हो गया 5 लाख। लोन लिया था आपने 15 लाख का, तो लोन भी खड़ा है, उसकी पेमेंट नहीं हुई, इंटरेस्ट की भी पेमेंट नहीं हुई। तो क्योंकि कंपनी के पास पैसे नहीं होते तो उसको रीस्ट्रक्चर कर दिया जाता है कि भाई देखो, अब एक काम करो, मान लो कि जो 5 लाख आपके एक्रू हो गए, इसको भी एक फ्रेश लोन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब आपका लोन हो गया 20 लाख। अब 20 लाख पर इंटरेस्ट भी बनेगा और उसकी पेमेंट करते जाओ। तो उसको रीस्ट्रक्चर कर दिया, इस लोन को एक तरह से इंटरेस्ट को जो है लोन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो कन्वर्जन हुआ, इसमें पेमेंट तो नहीं हुई ना सर? क्या आपने पेमेंट कर दी? आंसर इज नो। ठीक है सर। पीजीपी इनकम है 1.2 लाख रुपीज़ 50,000 डेबिट करने के बाद। तो इसमें से आप जो है 25,000 इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि ये आपने आईटीआर की डेट तक पे नहीं करा बल्कि कन्वर्ट करा है। तो अगर आपको कन्फ्यूजन है कि आप किस 25,000 की बात कर रहे हैं, तो मैं बात कर रहा हूं जो आपने कन्वर्ट करा है नए लोन में। तो ये आपका बीजीपी आ गया 1,45,000, इनकम आ गई 1,45,000। ठीक है ना? तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट हो गया सेक्शन नंबर 43B का। अब हम करेंगे एक और सेक्शन, आपका सेक्शन 40A सब सेक्शन 2 एंड सेक्शन 40A सब सेक्शन 3। उसकी कुछ एक्सेप्शंस भी है रूल 6DD में, वो भी हम करेंगे। और बस इतना ही हम करेंगे, बाकी तो कितनी देर हो गया एक बार देख लेते हैं। क्लास करीब करीब 22 मिनट हो गया है, तो हम 2 टॉपिक और करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा जल्दी में चलूंगा ताकि आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो। सेक्शन नंबर 40A सब सेक्शन 2 पेमेंट मेड टू स्पेसिफाइड पर्सन्स। ये स्पेसिफाइड पर्सन्स आपके चहीते लोग हैं, यानी इंडिविजुअल के लिए वो खुद, ईओपी हब के लिए उसके मेंबर्स, फर्म के लिए उसके पार्टनर्स, कंपनी के लिए उसके डायरेक्टर, और इन सभी के रिलेटिव्स। यानी कि अगर मेरी कोई सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है तो उसमें अगर मैं कोई पेमेंट अपने रिलेटिव्स को दे रहा हूं तो वो हो गई मेरी स्पेसिफाइड पर्सन, वो हो गए मेरे स्पेसिफाइड पर्सन। एओपी हब है, उसके मेंबर्स हैं, उनके कोई रिलेटिव्स हैं, फर्म में पार्टनर्स हैं, उनके रिलेटिव्स हैं, कंपनी में डायरेक्टर है, उनके रिलेटिव्स हैं। ये सब हो गए स्पेसिफाइड पर्सन्स। अगर हम इनको एक्सेसिव पेमेंट देते हैं तो कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा मेरा बिजनेस है कंपनी में और डायरेक्टर के रिलेटिव को मैंने एम्प्लॉय लगा दिया जो कि 20,000 रुपये ज़्यादा नहीं कमा सकता है, मैक्सिमम 20,000 कमा सकता है, और उसको मैं दे रहा हूँ 1 लाख रुपये, ताकि कंपनी तो उसको एक्सपेंस ले ले और वो 1 लाख रुपये लेकर उस इंडिविजुअल के लिए ज़्यादा टैक्स भी ना बने, एग्जेम्पशन ले लेगा, कुछ डिडक्शंस ले लेगा, उतना टैक्स नहीं बनेगा जो कंपनी को यहाँ पर देना पड़ता है इनकम पर। तो उसने क्या करा, स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के बहाने, स्पेसिफाइड पर्सन्स के बहाने, या फिर आपके जो चहीते हैं उन लोगों के बहाने आपने उनको ज़्यादा खर्चा दे दिया, ज़्यादा चीज़ें माइनस करना अलाउ कर दिया। अब यहाँ पर अगर बंदे की क्वालिफिकेशन है और उसको आप पेमेंट कर रहे हैं जो आपका स्पेसिफाइड पर्सन भी है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर असेसिंग ऑफिसर ऑब्जेक्ट कर दे तब दिक्कत आ सकती है। अच्छा सर, पॉइंट नंबर 2 जो है उसका मतलब ये है कि आपका अगर किसी व्यक्ति में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो वो व्यक्ति और उसके रिलेटिव्स आपके लिए स्पेसिफाइड पर्सन होंगे, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है 20% या उससे ज़्यादा सामने वाले में, और आप उसी व्यक्ति को ज़्यादा खर्चा दे रहे हैं, मतलब अपने बिजनेस में खर्चा बुक कर रहे हैं और सामने वाले व्यक्ति को पेमेंट कर रहे हैं, उसके रिलेटिव को पेमेंट कर रहे हैं। तो क्योंकि आपका ऑलरेडी इंटरेस्ट है तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मैं एक इंडिविजुअल को बोलूँगा भाई तुझ पर मैं लगा रहा हूँ 2 लाख रुपये, 20% स्टेक में ले रहा हूँ जो भी तू काम कर रहा है, ठीक है ना, और मैं तुझे अपना एम्प्लॉय दिखाकर या कुछ कॉन्ट्रैक्ट पर दिखाकर तुझे पैसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, जो भी आएंगे मेरा इस पर कंट्रोल है, या सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, या इसके रिलेटिव्स भी हैं। तो क्योंकि मैंने इस पर पैसा लगाया है एक तरह से और मैं इसको ज़्यादा पैसा दिलवा रहा हूँ और अपने बिजनेस में एक्सपेंस क्लेम कर रहा हूँ, तो वो सही नहीं है। अगर उसका टैलेंट है और उसके बेसिस पर सब कुछ फेयर हो रहा है, आर्म्स लेंथ प्राइस पर हो, तब तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है। तो ये बात आपको जान लेनी चाहिए। इसलिए असेसिंग ऑफिसर बताएगा क्या सही है क्या नहीं है। कंपनी के लिए भी देखा जाए तो अगर कोई इंडिविजुअल का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उनके बिजनेस या प्रोफेशन में कंपनी के, तो वो इंडिविजुअल और उसके रिलेटिव जो हैं कंपनी के लिए स्पेसिफाइड पर्सन्स हो जाएंगे।
सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब 20% या उससे ज़्यादा की वोटिंग पावर। कंपनी, फर्म, हफ, एओपी या उसके डायरेक्टर, मेंबर, पार्टनर हैं, उसके रिलेटिव्स हैं, अगर इनमें से किसी का भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है किसी और व्यक्ति में, तो मिस्टर ए विल बी स्पेसिफाइड पर्सन फॉर ऑल ऑफ देम। समझिए इसको क्या है। देखिए, अगर किसी इंसान का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है किसी दूसरे इंसान में, तो वो इंसान और उसका रिलेटिव मेरे लिए क्या हो जाएगा, स्पेसिफाइड पर्सन। वो भी मेरे लिए स्पेसिफाइड पर्सन होगा। रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, राइट। रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। आपका किसी में इंटरेस्ट है तो आप उसके लिए स्पेसिफाइड पर्सन है, और वो आपके लिए स्पेसिफाइड पर्सन है, और उसके रिलेटिव्स आपके लिए स्पेसिफाइड पर्सन है। जैसे कि यहाँ दे रखा है, कंपनी, फर्म, हफ है, एओपी है, उसके डायरेक्टर, पार्टनर, मेंबर हो सकते हैं, उनके रिलेटिव्स हो सकते हैं। किसी का भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है किसी और व्यक्ति के बिजनेस में, तो वो व्यक्ति और उसके रिलेटिव्स जो हैं वो आपके लिए स्पेसिफाइड पर्सन हो जाएंगे। एनी असेसी इन हुज बिजनेस, अब इसका उल्टा हो गया, ऐसा असेसी जिसके बिजनेस में किसी कंपनी, एओपी, फर्म, हफ का या उसके डायरेक्टर, पार्टनर, मेंबर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो वो कंपनी, वो एओपी, वो फर्म, वो हफ, उसके डायरेक्टर, पार्टनर, मेंबर प्लस उसके रिलेटिव्स, ये तो राइमिंग हो गया, वो सब स्पेसिफाइड पर्सन बन जाएंगे। शॉर्ट में बताया जाए तो आपको ये सारा याद करने की जरूरत नहीं है। बात बहुत सिंपल है, मेरा आप में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है या आपका मुझ में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो एक तरह से जो है हम दोनों स्पेसिफाइड पर्सन हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि किसी असेसी का कंपनी, एओपी, फर्म, हफ में या उसके डायरेक्टर, पार्टनर, मेंबर में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो वो लोग मेरे लिए स्पेसिफाइड पर्सन हो जाएंगे। मतलब मेरा जिसमें सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है वो मेरे लिए स्पेसिफाइड पर्सन हो गया। ये बात यहाँ लिखी है, ठीक है ना। रिलेटिव्स हैं, रिलेटिव्स का मतलब होता है आपका स्पाउस, स्पाउस का मतलब हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड, ब्रदर, सिस्टर, लीनियल असेंडेंट, लीनियल डिसेंडेंट ऑफ सच इंडिविजुअल। असेंडेंट का मतलब ऊपर, डिसेंडेंट का मतलब नीचे, मतलब आपके पूर्वज, पूर्वज के पूर्वज, पूर्वज के पूर्वज, पापा, पापा के पापा, उनके पापा, ऊपर आपके बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चे के बच्चे के बच्चे, नीचे चल रहा है। तो जो लीनियर है मतलब कि लाइन में जो चल रहा है उसकी बात करी जा रही है, राइट। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है 20% या उससे ज़्यादा, चाहे आप प्रॉफिट में शेयर माने, इक्विटी शेयर, कैपिटल में माने, डिपेंडिंग ऑन कौन सा केस है, केस टू केस बेस पे डिपेंड करता है। और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब है 20% या उससे ज़्यादा की वोटिंग पावर होना, कैपिटल होना, प्रॉफिट में हिस्सेदारी होना। तो क्या होगा सर, तो ये होगा कि इन लोगों को, दोबारा से पढ़ लेना, इन लोगों को, सिंपल सी बात है भैया, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होना, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मैंने मतलब बता दिया, तो उन लोगों को जो है असेसिंग ऑफिसर जितना बोलेगा उतना ही खर्चा डेबिट करना अलाउ किया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका उनके साथ कनेक्शन है, आपके रिश्तेदार ही हैं वो, कहीं ना कहीं आपका उनके साथ कनेक्शन है, और आप ज़्यादा पैसे ट्रांसफर करके अपने बिजनेस में एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं, उन्हें फ़ायदा दिला सकते हैं, वो नहीं चलेगा। अब जो है हम लोग बात कर रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिस अलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर। अगर आप 10,000 रुपये से ज़्यादा का खर्चा करते हैं पर अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से नहीं करते हैं, तो गड़बड़ हो जाएगी। सेक्शन नंबर 40A कैपिटल में है, पूरा 40 एक सेक्शन है, और उसका सब सेक्शन 3 कहता है कि अगर 10,000 से ऊपर की पेमेंट करी गई और ओरिजिनल एक्सपेंडिचर भी 10,000 से ऊपर का था, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर के केस में जिन्हें गड्डी लेके निकलना होता है, मैं निकला ओ गड्डी लेके और रास्ते पे ओ सड़क पर एक मोड़ आया, मैं उत्थे दिल छोड़ आया। तो इतनी दूर दूर जाना होता है, उनको ज़्यादा कैश की परमिशन दे दी है, उन्हें 35,000 रुपये तक की लिमिट दे दी है, उन्हें पेमेंट कर सकते हो 35,000 की। ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर जाएगा और 4-5 दिन, एक हफ्ते में आएगा, तो काफ़ी उसका खर्चा लगता है, ठीक है ना। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के लिए काम करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर। बाकी केस में 10,000 क्या है, कैश में पेमेंट अलाउड नहीं है, करोगे तो डेबिट नहीं कर सकते हो। जैसे बिल है 50,000 का रेस करा नवंबर 20 में, और उसकी कैश पेमेंट करी 1 दिसंबर को 8,000, 3 दिसंबर को 7,000, 4 दिसंबर को 25,000, तो क्या एक भी पेमेंट 10,000 से ऊपर की कर दी कैश में तो पूरा का पूरा अलाउ नहीं होगा? द आंसर इज नो। क्या आपका एक्सपेंस 10,000 से ऊपर का था? यस, 50,000 का था। क्या उसकी पेमेंट एक दिन में 10,000 से ऊपर की हुई है अदर देन अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, तो उसे हम अलाउ नहीं करते। यहाँ पर 25,000 की पेमेंट जो है ना वो अलाउ नहीं होगी, बाकी 8,000 7,000 तो अलाउ होगी, क्योंकि लिखा है सिंगल डे। सिंगल डे का मतलब है एक दिन में। आप भैया 50,000 का 1 लाख का बिल रखें और रोज 1,000 रुपये की पेमेंट करें, 10,000 रुपये की पेमेंट करें, और ऐसे कर अपने 1 लाख रुपीज़ की पेमेंट कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा कैश में चले जाएगा, एक्सपेंस अलाउ होगा। एक बिल के अगेंस्ट में सिंगल डे में पेमेंट
10,000 से ऊपर कैश में अलाउ नहीं होगी, या अदर देन अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम अलाउ नहीं होगी। अच्छा, मान लेते हैं कि जो 25,000 रुपये हैं ये आपने दिसंबर 21 में पे करे, मतलब अभी पे नहीं करे, बाद में पे करेंगे। तो जब आपने खर्चा करा तब तो 50,000 का खर्चा करा और उसकी पेमेंट नहीं करी, एंड दिस एक्सपेंडिचर इज नॉट टू बी टेकन ऑन पेमेंट बेसिस, कैश बेसिस वाला नहीं है ये खर्चा, ये तो एक्रूअल बेसिस पर आप ले सकते हैं, और आपने ले लिया। पर आपने जब पेमेंट करी तब 25,000 की इकट्ठे पेमेंट कर दी दिसंबर 21 में, तो पहले तो खर्चा डेबिट कर लिया होगा जिस साल का ये खर्चा था। बाद में आप क्या करेंगे, बाद में आप जो है इसे इनकम मानेंगे, बाद में आप इस 25,000 को अपनी इनकम मानेंगे। हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं और उसके लिए रूल नंबर 6DD आया है जो इनकम टैक्स रूल का पार्ट है, और कहते हैं भैया इन सिनेरियोज में आप अदर देन अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, यानी कैश में भी चाहे तो पेमेंट कर सकते हैं इन जगहों पर जहां पर आप गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, जहां पर आप गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, जहां आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या बैंकिंग कंपनीज या कोऑपरेटिव बैंक या लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को पे कर रहे हैं, जहां पर आप ऐसे विलेज या टाउन में जहां बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, जिस दिन आपको पेमेंट करनी है, पेमेंट आप कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ को टीडीएस करने के बाद, और ऐसा एम्प्लॉई जिसकी पोस्टिंग हो रही है 15 दिन से ज़्यादा, 15 दिन या उससे ज़्यादा किसी और जगह जहाँ पर उसके पास बैंक अकाउंट है ही नहीं, तो आप जहाँ गए वहाँ बैंक अकाउंट है ही नहीं, या उस विलेज में बैंकिंग फैसिलिटी है ही नहीं, तो वहाँ पर आप कैश में पेमेंट कर सकते हैं, या अदर देन अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से भी के अलावा भी पेमेंट कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़ को पे कर रहे हैं एज अ फुल एंड फाइनल सेटलमेंट रिटायरमेंट के टाइम पे, कि भैया ये लो इतने दिन का बनता है तुम्हारा, आखिरी सेटलमेंट हम कर रहे हैं। रेजिग्नेशन के टाइम पे ग्रेट्युटी पे कर रहे हैं, रिटायरमेंट के अदर बेनिफिट पे कर रहे हैं। अगर अमाउंट 50,000 रुपये तक है तो ज़रूरी नहीं कि आप अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से पेमेंट करें। पेमेंट मेड फॉर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड विदाउट द पावर, छोटे छोटे हैं गाँव वगैरह हैं वहाँ पर होते हैं, दिल्ली में भी ओखला रीजन है शायद, वहाँ पर भी मैंने देखे हैं, कॉटेज इंडस्ट्री होती है, अपने घरों में ही जो है मशीन वगैरह लगाई होती है, बट वो बिना पावर के चलती है, हैंड से चलती है। वो स्मॉल फैमिली जो बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पर भी अगर आप पेमेंट उन लोगों को कर रहे हैं तो कैश में कर सकते हैं, या अदर देन अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के अलावा भी कर सकते हैं। पेमेंट थ्रू एडजस्टमेंट ऑफ एनी लाइबिलिटी, इसका मतलब समझते हैं। पेमेंट करने का मतलब है कि आपने जो है मिस्टर ए को सामान बेचा, ये आपके जो है डेटर हैं, ये डेटर आपके आ रहे हैं 1 लाख रुपए के, आपने जो है मिस्टर ए से सामान कुछ लिया भी, खरीदा भी 50,000 का, या लेट्स से कि 15,000 का। अब आप मिस्टर ए से 1 लाख रुपीज़ लें और 15,000 पे करें, तो क्या आप इस 15,000 को यहाँ से एडजस्ट नहीं कर सकते एंट्री पास कर कर कि भैया मिस्टर ए डेटर क्रेडिट हो जाएगा 15,000 से, और मिस्टर ए ही का जो क्रेडिटर है वो डेबिट हो जाएगा 15,000 से। तो नेट शेल में जो है सिर्फ यहाँ पर 75,000 देने रहेंगे। तो ये तो एक तरह से हो गया अमाउंट कलेक्ट कर लिए। अगर इसका उल्टा है, अगर इसका उल्टा है, यहाँ पर मान लेते हैं 1.5 लाख है और ये 1 लाख रुपए है, तो उस केस में आप 1 लाख रुपए एडजस्ट कर सकते हैं। तो 1 लाख एडजस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं ये नहीं होगा कि आपने यहाँ पर पेमेंट कर दी है 1 लाख रुपए की और अब ये 50,000 ही बचे हैं। कैसे पेमेंट कर दी भैया, मिस्टर ए को हमें पैसा देना है 1 लाख का और हमें मिस्टर ए को 1.5 लाख देना है। मैंने केस चेंज कर दिया, मैंने केस चेंज कर दिया, तो मैं उसको नट सेल में 50,000 भी तो दे सकता हूँ, बाकी 1 लाख की तो मैंने एडजस्टमेंट पास कर दी ना कि भाई ये देखो क्रेडिटर 1 लाख रुपए के हैं, डेटर भी 1 लाख रुपए के हैं, एडजस्ट हो गए, सेम टू सेम है। तो अगर आप ये भी करते हैं तो एक तरह से आपने पेमेंट ही करी है, 10,000 से ऊपर की पेमेंट करी है, पर आपने एडजस्टमेंट के थ्रू जो है पेमेंट करी है, इसे अलाउ करा गया है रूल 6DD में। एक नया रूल भी आया, रूल ABBA, जिसने ये कहा कि आप जो है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, अकाउंट पे चेक या बैंक ड्राफ्ट जो है उसके अलावा इन जगहों से भी पेमेंट कर सकते हैं, जो कि भीम UPI, NEFT ट्रांसफर, RTGS, अदर UPI ट्रांजेक्शन्स, IMPS ट्रांजेक्शन्स जो होती है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इनसे भी पेमेंट करोगे तो माना जाएगा अपने अकाउंट पे चेक से करिए, अकाउंट पे ही डिमांड ड्राफ्ट से करिए, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से करिए, इनके थ्रू भी अगर पेमेंट करी गई तो ठीक है ना। बाकी डेटर क्रेडिटर वाला एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका हूँ। अच्छा सर, बुक एडजस्टमेंट समझा चुका हूँ, साथ में और भी बताते हैं आपको।
पेमेंट कर रहे हैं आप एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए, फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए, एनिमल हस्बेंड्री के लिए, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, पोल्ट्री फार्मिंग के लिए, फिश प्रोडक्ट्स के लिए, प्रोडक्ट्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, फ्लावर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एपीकल्चर, बी मेंटेनेंस, शहद निकलता है तो बी को मेंटेन करना पड़ता है। इन लोगों को एग्रीकल्चर जहाँ पर हो रहा है, पोल्ट्री बोले तो चिकन्स वगैरह जहाँ पर है, फिश प्रोडक्ट भी हो गए, हॉर्टिकल्चर भी हो गया, सब हो गया, डेयरी प्रोडक्ट भी हो गया, एनिमल हस्बेंड्री भी हो गया, एपीकल्चर भी हो गया, बी मेंटेनेंस वगैरह भी हो गया। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, यहाँ पर क्या करना चाहिए भाई, यहाँ पर जो है पेमेंट इन लोगों को आप कैश में कर सकते हैं। ऊपर वाले मेथड्स के अलावा जो यहाँ पर मेंशन्ड है ये सारे मेथड्स, और अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के अलावा पेमेंट कर सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि आप मिडलमैन को पे नहीं करेंगे, आप इसके ओरिजिनल कल्टीवेटर को पे करेंगे जो इसको ओरिजिनली प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि फार्मर है, किसान है, या बी को जो मेंटेन करता है, या जो फिश पकड़ कर लाता है मछुआरा, उसको पे कर रहे हैं, किसी बिचौलिए को पे नहीं कर रहे हैं। पेमेंट मेड बाय क्रेडिट डेबिट कार्ड, बिल ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट, टेलीग्राफिक ट्रांसफर होता है टीटी, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू अ बैंक या बुक एडजस्टमेंट बिटवीन टू बैंक्स, ये भी कर सकते हैं। तो मैंने ऊपर कवर तो कर लिया क्रेडिट डेबिट कार्ड, इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज भी आ गया, बिल ऑफ एक्सचेंज भी आ गया, लेटर ऑफ क्रेडिट भी आ गया। ये सब क्या है, ये आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कई इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, आप एफएम में पढ़ेंगे। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या आपकी जगह बैंक पे करेगा, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा है। बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं पढ़ा, प्रॉमिसरी नोट, फिर बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा है ना आपने, लॉ में पढ़ा होगा, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। जी हाँ, डेटर जो है उनकी जगह बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, उसको आप डिस्काउंट करा लेते हैं बैंक से। तो ये सब जो मैकेनिज्म हैं इसके थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं, मतलब अदर देन अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के अलावा भी इन जगहों पर पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे टीडीएस काटना बहुत जरूरी है और अदर डिसअलाउंसेस कौन से होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदर डिसअलाउंसेस काफ़ी सारे आएंगे, फिर जनरल डिडक्शंस भी आएगी, तो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, वो डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर हम इसका एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे कि मान लो एक पीएनएल दे रखा है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो कैसे एडजस्टमेंट करके हमें पीजीपी की इनकम निकालनी होती है। तो अगली 2 क्लासेस में जो है आप समझ सकते हैं कि लगभग हम बहुत सारी डिडक्शंस के बारे में बात करेंगे और एक्चुअली में जो है आपका एक फुल फ्लेज क्वेश्चन को अंजाम देंगे। तो अगर यहाँ तक हम कर पाते हैं तो उसके बाद जो है ज़्यादा चीज़ें नहीं बची है। उसके बाद सेक्शन 35 एडी बचा है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन बचा है, कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब बनाने होते हैं, ऑडिट कब कराना होता है, वो बचा है। कब? 2 क्लासेस के बाद। चलिए फिर, थैंक यू सो मच आज का वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको इससे कुछ नॉलेज गेन हुई होगी। अगर हुई है तो मुझे व्हाट्सएप कर बताइएगा। अपनी प्रोग्रेस मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पर कि आज ये वाली क्लास करी, ये मैंने सीखा। तो जब तक आपका सीखने का इंटेंशन है कि मुझे कुछ सीखना है, मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है, मुझे टैक्सेशन का एक्सपर्ट बनना है, तब तक आप मेरे वीडियो से गेन ही गेन करेंगे। थैंक यू वंस अगेन, जय हिंद एंड बाय बाय।